हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को, जिसमें मैं आपको नीट और एम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग टॉपिक को सिलेक्ट कर रहा हूं, जो कि बेसिकली हम एनसीईआरटी से लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं ये एग्ज़ाम अपने सिलेबस में। तो अभी हम 12th क्लास के एनसीईआरटी से एक टॉपिक एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। एवोल्यूशन का टॉपिक पूरी बायोलॉजी में एक तरीके से एमलगेमेटेड है, उसमें जो है मिक्स है पूरी तरीके से। वो हर बायोलॉजी के हर टॉपिक में एवोल्यूशन है, अगर आप उसे देख पाते हो तो। ये आपके इंसाइट पे निर्भर करता है कि आप हर चैप्टर में एवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू देख पाते हो कि नहीं। तो ये कोई एक चैप्टर में पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, ये एक थ्रू आउट इनसाइट डेवलप करेगी जब इस बात को आप समझ जाएंगे कि एवोल्यूशन की वजह क्या है, एवोल्यूशन कैसे हमें बताया जा रहा है और वो कैसे बायोलॉजी में हर एक जो है टॉपिक में अंदर तक उसमें जो है गुथा हुआ है, उसमें एमलगेमेटेड है उस हर एक टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है फ्रेंड, तो एवोल्यूशन में अभी तक हम डिफरेंट थ्योरीज को डिस्कस कर रहे हैं कि जो एवोल्यूशन के लिए जो डिफरेंट थ्योरी प्रोवाइड की गई हैं, उन थ्योरी का कंपैरिजन बेसिस स्टडी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अगर आप जो है आपको ये कंटेंट पसंद आते हैं, अगर आप इसे ये आपको नीट और एम्स एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगता है, जो कि है, एब्सोल्युटली है, तो आप जो है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हर नई आने वाली लेक्चर का, हर नई आने वाले कंटेंट का नोटिफिकेशंस आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहे, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे लगे कि मेरे ऑडियंस जो है उसको वीडियो पसंद आ रही है, उसे बात समझ में आ रही है, वो उस नीड्स में नीड बेस्ड ऑडियंस है मेरे पास। फ्रेंड्स, जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, इतना मिनिमम कंटेंट आपको चाहिए होता है। अगर आप नीट में क्वालिफाई होना चाहते हैं, आपको इतना करना ही पड़ेगा। तो मैं कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, जो आपकी नीड्स है उतना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अभी हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इसेंशियल टॉपिक आपको बताने वाला हूं, जिसका बहुत इम्पोर्टेंस है। वो देखिए क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होती सबके पास। ये टॉपिक है आपका, ये टॉपिक है आपका म्यूटेशंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, एक्चुअल में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको समझाना कि म्यूटेशन क्या है। ठीक है, इस बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप म्यूटेशन किसे बोलते हैं। एक्चुअल में म्यूटेशन से हमारा मतलब क्या होता है, हम किसे कहते हैं म्यूटेशन। अब देखो यहाँ पे आप, जैसे म्यूटेशन का मतलब ये है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें ऐसा चेंज हुआ हो जो इनहेरिटेबल हो। इसमें जो भी इनहेरिटेबल चेंज हुआ हो, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है फ्रेंड? जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए के फॉर्म में है या फिर क्रोमोसोम के फॉर्म में है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आप समझते हैं कि डीएनए क्रोमोसोम का क्या रिलेशन है, ये मैंने आपको एक वीडियो में अच्छे से बताया है, जेनेटिक वाले, आप उसे देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आपको पता है तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड होती है, तब वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है और कैसे कंपाइलेशन होता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे देखिए कि डीएनए में जो चेंज होते हैं, तो डीएनए में चेंज कहाँ कहाँ हो सकता है। डीएनए में जो चेंज है फ्रेंड, वो देखिए कहाँ हो सकता है, जीन के लेवल पे चेंज हो सकता है, जीन के कंपोजिशन में। ठीक है, जीन के कंपोजिशन में चेंज हो सकता है।
मतलब जीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो गया हो, या तो जेनेटिक कोड के सीक्वेंस में हो गया हो। आप पढ़ चुके होंगे जेनेटिक कोड का जो सीक्वेंस होता है जो कि एक जीन के अंदर होता है, इसमें चेंज हुआ हो, ठीक है। या फिर जो है एक न्यूक्लियोटाइड्स में हो गया हो चेंज, न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ हो। न्यूक्लियोटाइड में जो चेंज होता है वो या तो डिलीशन होता है, वो डिलीट हुआ हो, या वो एडिशन होता है, ठीक है। या तो वो एडिशन होता है या फिर उसका एक्सचेंज हो गया हो किसी चीज़ से, किसी दूसरे से। जैसे मैं इस बात को ऐसे बताऊं कि जैसे मान लीजिए AGC है, तो यहाँ C अगर डिलीट हो गया, ये डिलीशन हुआ, ठीक है, ये डिलीशन है। इनको हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड एक पॉइंट होता है ना, तो इसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। ये डिलीट हुआ हो या फिर एडिशन हो गया हो, जैसे ATAUGC, तो यहाँ देखिए ये एडिशन हो गया, या एक्सचेंज हो गया हो AUC, इसमें G जो है U से चेंज हो गया हो। तो ये तीनों तरीके का चेंज हो सकता है। जेनेटिक कोड के सीक्वेंस का क्या मतलब है, जैसे जेनेटिक कोड है AUGCUU, ठीक है। तो ये देखिए ये ओरिजिनल में है, ठीक है। इसकी जगह मान लीजिए ये जेनेटिक कोड ये ना आके कोई दूसरा आ जाए, जैसे UUU आ जाए, ठीक है, ये इसकी जगह चेंज हो जाए, तो इसे बोलेंगे जेनेटिक कोड के लेवल पे। और जीन का कंपोजिशन ही चेंज हो गया हो, तो एक जीन में बहुत सारे जेनेटिक कोड होते हैं, उसके वजह से चेंज हो गया हो। या फिर देखिए जीन की लोकेशन में चेंज हो गया हो, जीन लोकाई में चेंज। जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है, एक जीन लोकस यहाँ है, दूसरे जीन का लोकस यहाँ है, ठीक है। तो इस लोकेशंस में चेंज हो जाए, ये जीन यहाँ की जगह यहाँ चला आए, ठीक है, तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा। इसका जो सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा रिकॉम्बिनेशन में। तो अगर इस पोजीशन को ये स्विच डाउन करता है, या ये यहाँ से निकल के किसी दूसरे क्रोमोसोम में ऐड हो जाए, कोई जो दूसरा क्रोमोसोम है वहाँ ऐसे ऐड हो जाए, तो इसे बोलते हैं जीन के लोकेशन में चेंज होना, ठीक है। तो ये इतने टाइप के चेंजेज हो सकते हैं जब हम बोल रहे हैं कि DNA के लेवल पे चेंज हुआ हो, ठीक है। अब DNA चूँकि क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, तो क्रोमोसोम के फॉर्म में जो चेंज होते हैं उसे क्रोमोसोमल एविरेशंस बोलते हैं, एविरेशंस बोलते हैं, क्रोमोसोमल एविरेशंस। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि क्रोमोसोम नंबर्स बदल गए हों, क्रोमोसोम का नंबर्स बदल गया हो, या फिर उनका सेट बदल गया हो। जब सेट बदलता है ना, तो जैसे आप 21 ट्राइसोमी पढ़ते हैं, किसमें, जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़े हैं ना, कि 21 सेट में ये 3 हो गए, 2 की जगह ये 3 हो गए, 2 सेट था एक एक्स्ट्रा हो गया, या X0 हो गया, ये वाली कंडीशन। तो ये है सेट का चेंज। इसके अलावा नंबर बदलने में इसको हम बोलते हैं एनुप्लॉइडी, एनुप्लॉइडी। इसमें नंबर बढ़ गया हो, जैसे 2x से ये कन्वर्ट हो गया हो 4x, तो इसे हम बोलते हैं एनुप्लॉइडी, ठीक है। मतलब जब इसके नंबर बढ़ गए हों, बेसिकली इस प्लॉइडी को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। ये इनके नंबर बढ़ते जाते हैं। ये कंडीशन ज़्यादातर प्लांट्स में और सिंपल ऑर्गेनिज्म में होती है, ये कंडीशन हायरा ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है। इसमें देखिए ये जो कंडीशन है, इनके अलावा ये सब म्यूटेशन है, ये सब म्यूटेशन पॉसिबल है, लेकिन ये म्यूटेशन
होने की जो चांस होती है उसका रेशियो क्या है, 1:10⁻6। 10 लाख में एक ही मिस्टेक हो सकती है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा होता है, लेकिन ये भी बहुत कम नहीं होता है, ये भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हर के लेवल पे इसको देखिए, इसको जो डिलीशन हो रहा है या एडिशन हो रहा है, इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बोलते हैं। ये आपको मेंशन है, जैसे कि आप एक पढ़ते हैं पॉइंट म्यूटेशन में, एक आपको एग्जांपल दिया गया फ्रेम शिफ्ट, रीडिंग का फ्रेम ही यहाँ से बदल जाएगा। जैसे AGC है, इसके बाद UCC है, तो अब जो कोडिंग होगी वो कॉन्टिन्यूअस होगी ना, तो वो कोडिंग ACU करने लगेगा। तो जो AGC से बन रहा था उसकी जगह ACU बनने लगेगा। ऐसे डिलीट होने पे भी मान लीजिए ये SSU है, तो अब ये कोडिंग करने लगेगा AGC। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रीडिंग है वो बदल जाएगी। समझे इस बात को, पूरा फ्रेम ही बदल जाएगा, एक में नहीं बदलाव होगा, बदलाव अप टू एंड तक होता है, लास्ट तक होता है। तो जो अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड्स बनने हैं, पॉलीपेप्टाइड, उनका पूरा सीक्वेंस ही बदल जाएगा, तो जीन का नेचर ही बदल जाता है। जो एक्सचेंज है ये सबसे मिनिमम असर डालता है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, थ्योरेटिकल पॉइंट इसका क्या है कि कोई भी म्यूटेशन 3 तरीके से हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये यूजफुल हो सकता है, ये न्यूट्रल हो सकता है, ये हार्मफुल हो सकता है। अब आपको मैं बताऊं कि ज़्यादातर म्यूटेशन या तो न्यूट्रल होते हैं या तो हार्मफुल होते हैं। 90%, मोर देन 90% जो म्यूटेशन है या तो वो न्यूट्रल होते हैं या तो हार्मफुल होते हैं। ह्यूगो डी ब्रिज की थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि सिर्फ यही म्यूटेशन जो है, इन्हीं की वजह से नई स्पीसीज बनती है। तो ज़्यादातर म्यूटेशन या तो न्यूट्रल हैं, वो असर ही नहीं डाले, या फिर वो हार्मफुल हो जाते हैं, उसकी वजह से स्पीसीज को नुकसान होता है, ना कि फ़ायदा होता है। यूजफुल म्यूटेशन 10% या इससे भी कम जो है इनका नंबर होता है। 10% से भी ये कम होते हैं जो सारे म्यूटेशन होते हैं। अब इसके बाद भी ये तब काम पे होंगे ना जब ये ऑपरेशनल होंगे, जब ये हैबिटेट की रिक्वायरमेंट से मैच होंगे। ठीक है, हैबिटेट या फिर एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट से जब ये मैच होंगे तब ना इनकी नीड हो गई, तब ना इनका नेचुरल सिलेक्शन होगा। समझे इस बात को। तो इस वजह से कि इसकी वजह से पूरा का पूरा जो है स्पीसीज क्रिएशन हुआ, या इसकी वजह से जो डायरेक्शन सेट करनी होती है वो सब आंसर हमें नहीं मिल पाते। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो आपने देखा था, एक चीज़ ये जानो कि ये जो क्रोमोजोमल है, इसमें जो ये क्रोमोजोमल एवरेशन का जो एन्यूप्लॉइडी का जो हिस्सा है ये नॉन इनहेरिटेबल होता है। ये ध्यान रखना कि ये नॉन हेरिटेबल होता है, ये अगली जनरेशन में नहीं जाता है। पॉलीप्लॉइडी जा सकती है। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन जा सकती है। ठीक है, लेकिन जितने जो है डीएनए में चेंज होते हैं ये सब इनहेरिटेबल होते हैं, ये सब अगली जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, तो डीएनए के लेवल पे जो म्यूटेशन होता है, इसीलिए इसको हम सिनोनिम्स मानते हैं कि डीएनए में जो चेंज हुआ वही जो है म्यूटेशन है। क्रोमोजोम में हुआ चेंज को हम म्यूटेशन ऐसे कंसीडर नहीं करते, बट होता है। जैसे पॉलीप्लॉइडी, जैसे आज जो आपको गेहूं की, वीट की जो वैरायटी आप खाते हैं वो पॉलीप्लॉइडी से उसी का फार्मेशन किया गया आर्टिफिशियली। आपको लिलिएसी फैमिली में एक प्लांट पढ़ाया जाता है कॉल्चिकम ऑटोमेनेल, उससे एक जो है एल्कलॉइड निकाला जाता है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन को यूज किया जाता है पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कराने के लिए, जिससे क्रोमोजोम नंबर की हम डबलिंग, ट्रिपलिंग, इस तरीके से उसके नंबर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हेक्सा कंडीशन, ऑक्टा कंडीशन तक हम उसे ले जा सकते हैं, और हमने ले भी गए हैं। और उनमें जो है वो कैरेक्टर इनहेरिटेबल है और वो एक नई स्पीसीज की तरह काम करने लगा। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि क्रोमोजोम के लेवल पे म्यूटेशन नहीं होता, लेकिन ज़्यादा ऑपरेशनल म्यूटेशन, ज़्यादा
ऑपरेशनल ना बोल के ज़्यादा इनहेरिटेबल म्यूटेशन वो डीएनए के लेवल पे होता है, और डीएनए के लेवल पे इतनी पॉसिबिलिटी है जो मैंने आपको बताई। तो ये सारा आप नोट डाउन कर लेना, नहीं तो आप भूल जाओगे। अब मैं थोड़ा सा इसका और वेरिएशन का थोड़ा क्या पेच है उसको समझाना चाह रहा हूँ कि ये वेरिएशन से कैसे रिलेटेड है, दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है फ्रेंड, तो उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूँ। देखिए, वेरिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप जो पढ़ने वाले हैं उसमें जो है वेरिएशन का क्या रोल है ये चीज़ हम देखेंगे। जगह जगह हम वेरिएशन की ही बात करते हैं। जो आपका एक थ्योरी है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, उसमें दरअसल ये ऑपरेशनल है, उसमें इसकी ज़रूरत है। जैसे मैं इस चीज़ को बताऊं आपको, 1 मिनट प्लीज। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स अब आपको दिमाग में चीज़ें बैठ गई होंगी, अब आपको समझ में आता होगा। देखो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी एवोल्यूशन की। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला कोटेशंस है ना, वो देखिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहली जो चीज़ ली गई है वो पहला कोटेशन है सोर्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, सबसे पहला इसमें कोटेशन लिया गया है सोर्स ऑफ वेरिएशन। अब जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है ना, ये कई सारा है। सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या क्या चीज़ हो सकती है इसमें? सिंथेटिक थ्योरी में ये चीज़ माना गया है कि हम यूज कर रहे हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जो पहले जो है ह्यूगो डिब्रीज ने इंडिविजुअल जेनेटिक्स को यूज किया था, यहाँ पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स को यूज किया गया है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स को यूज करने से जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है ये फ्रेंड ये हो जाती है। इनमें क्या क्या चीज़ है? इनमें एक तो चीज़ है म्यूटेशन। अभी मैंने आपको समझा दिया म्यूटेशन का क्या मीनिंग्स होता है। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है वो है जीन माइग्रेशन। ठीक है, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, म्यूटेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन, सबको अभी समझाऊंगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम के रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। अब यहाँ आप म्यूटेशन को दो पार्ट में चाहे डिवाइड कर लो कि डीएनए के लेवल पे और क्रोमोसोम के लेवल पे। बस ध्यान रखना कि सारे इनहेरिटेबल म्यूटेशंस की आप बात करना यहाँ पे। ठीक है, उसकी बात करना। तो ये टॉपिक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अभी अभी बताया है, वो आप समझ रहे होंगे। जीन का माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन, इन ये तीनों जो है ना ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स है। इवन ये नेचुरल सिलेक्शन भी उसमें ले सकते हो, ये भी पॉपुलेशन जेनेटिक्स ही है। बट ये स्ट्रिक्टली ये जो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इवन म्यूटेशन भी पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आ सकता है, लेकिन ये तो एब्सोल्यूट टर्म है कि हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ही बात कर रहे हैं। देखो, जीन का माइग्रेशन का मतलब ये है कि जैसे आपको बताया था ना कि कोई जो पॉपुलेशन होती है, एक पॉपुलेशन में एक्स जीन है और इस जीन के अगर 3 एलील हैं,
x1 x2 x3, तो इनके कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे होमोजाइगस x1 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 x2 x1 x3, ठीक है। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, समझे इस बात को। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो इनका हो सकता है x2 x2, ठीक है। फिर इसके बाद x2 x3 ये हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है x3 x3, समझे इस बात को। इतना सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब कुछ ऐसा हो कि ये सारे लोग इस जीन से अगर चले जाएं, इस पॉपुलेशन से, ये कोई पॉपुलेशंस है, ठीक है, जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, ये माइग्रेट करे। माइग्रेशन किसी भी वजह से हो सकता है, फूड की वजह से, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये ग्रुप जो है यहाँ से निकल गया। कोई भी इसमें से जा सकता है। अगर यही इसमें से निकल गया तो फिर इन जीन की एक और बात होती है, जीन फ्रीक्वेंसीज। एक चीज़ आपको बता दूं, देखो जीन फ्रीक्वेंसीज, जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो यहाँ एक आपको हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल भी बताया जाता है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, जिसे आप इस तरीके से लिखते हैं p² + q² बाइनोमियल फॉर्म में, एंड 2pq = 1, ठीक है। 1 का मतलब है ये कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं हार्डी विनबर्ग का जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे P और Q जीन की फ्रीक्वेंसी है। जैसे कोई जो इंडिविजुअल होता है, तो मैंने आपको समझाया था कि इंडिविजुअल इस तरीके से ये डिप्लॉयड है ना, 2n है, तो इसमें अगर कोई जीन जो है P जीन है, यहाँ पे देखो एक जीन है, उसके 2 एलील हैं P and Q, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है P और P दोनों पे हों, ये हो सकता है कि दोनों पे Q और Q हों, ये हो सकता है P and Q हो। तो इनकी इंडिविजुअल में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से जब दोनों जगह एक ही प्रोबेबिलिटी होती है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब हम मल्टीप्लाई